Assalamu alaikum students. I believe this time I'll be audible हाँ to everyone. अरबाब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर, आवाज आ रही है। ठीक ठीक, चलें 1 मिनट इंतज़ार कर लेते हैं ताकि सब हमें ज्वाइन कर लें। और जैसे ही हमें बाकी क्लास ज्वाइन करती है, क्लास को प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं आपसे अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि हमें लास्ट क्लास में क्या तक हमने काम छोड़ा था और आज की क्लास में हमें क्या क्या चीज़ें कवर करनी है और कहाँ से शुरू करना है। This was the last slide. Yes, this was the last slide जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। और पहले क्विकली स्लाइड को रिवाइज करेंगे और उसके बाद आज की क्लास के अंदर अगर कोई प्रेजेंटेशन है तो प्रेजेंटेशन देख लेते हैं और बाकी जो नेक्स्ट स्लाइड में नए नए टॉपिक्स हैं हम वो डिस्कस कर लेते हैं। क्लास में स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं जी। मोर देन हाफ ऑफ द क्लास इज देयर। चंद सेकेंड्स और इंतज़ार करते हैं और उसके बाद स्टार्ट करेंगे। अच्छा बच्चों, मैंने डेलिबरेटली आप लोग सबके माइक्स म्यूट कर दिए। अच्छा, क्लास को स्टार्ट करने से पहले वो जो है क्लास से पहले रूल्स है हम वो रिवाइज कर लेते हैं। रूल्स ये हैं कि आप सबके माइक्स म्यूट रहेंगे और ड्यूरिंग द क्लास सिर्फ मेरा माइक अनम्यूट रहेगा, मैं ही बात करूंगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो सूरत में आप अपना एक बटन होता है रेज योर हैंड वाला, आप वो प्रेस करेंगे, मेरे पास नोटिफिकेशन आएगा और मैं फिर आपका माइक अनम्यूट कर दूंगा। वीडियो कोई शेयर नहीं करेगा अपनी, सिर्फ स्क्रीन शेयर होगी, वो भी सिर्फ मेरी। और जब हमारी प्रेजेंटेशन स्टार्ट होगी तो उस वक्त जिस बंदे की टर्न है, जिस पार्टिसिपेंट की टर्न है, उस पार्टिसिपेंट का उस वक्त के लिए माइक अनम्यूट कर दिया जाएगा और उसके बाद दोबारा माइक म्यूट फॉर्मेट में आएगा। राइट्स मैंने आप सबसे ले लिए हैं, आप में से कोई भी खुद से अपना माइक अनम्यूट नहीं कर सकता। अगर वो करना चाहे तो पहले मुझे रेज योर हैंड के बटन पे क्लिक करें, नोटिफिकेशन आ जाएगा और फिर मैं आपको माइक अनम्यूट करके आपका क्वेश्चन ले लूँगा। यहाँ तक तो आई बिलीव हम ठीक है। अच्छा, अगर आपको कोई बात करनी है तो आप चैट पर मैसेज छोड़ सकते हैं, वो मुझे मेरे पास जैसे चैट पर कोई मैसेज आता है आपको रेलिवेंट हुआ तो ड्यूरिंग द क्लास ही मैं आपको उसका आंसर करने की कोशिश करूँ। अच्छा, लास्ट क्लास के अंदर हम जो टॉपिक चला रहे थे ये हमारा डिसीजन मेकिंग था। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को हमने डिटेल में डिस्कस किया था। अब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर हमने टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग देखी थी, क्या अप्रोचेस होती हैं डिसीजंस लेते हुए। तो हमने कैलकुलेटिव डिसीजंस की बात की थी जिस पे आज आपकी प्रेजेंटेशन भी है। और साथ ही साथ इसके साथ हमने इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग की बात की थी। इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग क्या होता है? जब लोग कैलकुलेशन के बगैर अपनी सिक्स सेंस को इस्तेमाल करते हुए विदाउट एनी कैलकुलेशंस डिसीजन लेने की तरफ जाते हैं तो सब इंट्यूटिव डिसीजंस कहते हैं। इंट्यूटिव डिसीजन के बारे में हमारी लास्ट क्लास में डिस्कशन हुई थी वो ये थी कि इंट्यूटिव डिसीजन के पीछे आपका ठीक ठाक एक्सपीरियंस होता है, आपका एक्सपोजर होता है। जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस और एक्सपोज्ड किस्म का मैनेजर होगा वो ज़्यादा बेहतर इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग कर सकता है। और जो न्यू मैनेजर्स होते हैं उनके लिए इंट्यूटिव डिसीजन इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नई टूल मौजूद नहीं है, उन्हें कैलकुलेटिव डिसीजंस की तरफ ही जाना चाहिए। ऑल दो ये कर सकते हैं इंट्यूटिव, बट उनमें सक्सेस रेट थोड़ा सा लोअर साइड पर होता है। इंट्यूटिव डिसीजन के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, हमने ये 5 कंपोनेंट्स देखे थे इंट्यूटिव डिसीजन के। सबसे पहला था सबकॉन्शियस मेंटल प्रोसेसिंग इंट्यूटिव डिसीजन के अंदर, जिसके अंदर मैनेजर यूज डाटा फ्रॉम सबकॉन्शियस माइंड टू हेल्प देम मेक डिसीजन। जिसमें सबकॉन्शियस माइंड में जो डाटा मौजूद होता है लाशऊरी जहन के अंदर, मैनेजर उसको इस्तेमाल करता है और डिसीजन लेता है। अक्सर हमें ये फीलिंग आम जिंदगी में भी आता है, पता नहीं बस
मुझे लगा ये करना चाहिए था और मैंने ये कर दिया। दैट वाज द सबकॉन्शियस माइंड दैट वाज लीडिंग यू टू डू दैट। तो सबकॉन्शियस माइंड उर्दू में से लाशऊरी या लाशऊर ज़हन कहते हैं आपका, और इसमें भी कुछ प्रोसेसेस हो रहे होते हैं बट ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता, तो कई बार यहाँ से भी डिसीजंस निकल कर आते हैं। तो इंट्यूटिव डिसीजन में जो पहला कंपोनेंट है वो है सबकॉन्शियस माइंड में आप अपने इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं और उसके बाद जो रिजल्ट निकलता है वो एज अ मैनेजर आप एग्जीक्यूट कर देते हैं। सेकेंड वन इज वैल्यू और एथिकल बेस्ड डिसीजन मेकिंग। इसमें आप डिसीजन लेते हुए अपने ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज, अखलाकियात और एथिकल जो भी बाउंड्रीज हैं उनके अंदर रहते हुए आप फैसला ले लेते हो। आपको सोचने या कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे हमारे यहाँ ये चीज़ गैर अखलाकी, हमारे यहाँ ये चीज़ें अनएथिकल समझी जाती हैं, दिस इज़ वाई हमें सोचने की ज़रूरत भी नहीं है, हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत भी नहीं है, और हमारा डिसीजन इस मामले में ये है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो सिर्फ इस बात पर कि हमें किसी तरह की ब्राइब या अंडर द टेबल कोई डील नहीं करनी, कोई ब्राइब नहीं करना किसी को, और ये उनके बॉटम लाइन रूल्स के अंदर होता है। तो कई बार उनके लिए डिसीजन मामला बहुत क्लियर हो जाता है जब कोई बंदा उन्हें उनके काम निकालने के लिए पैसे की डिमांड करता है, तो उनके मैनेजर को सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ती, वो कहते हैं ठीक है जी, नहीं करवाना आपसे काम। अब यहाँ पर उन्होंने कोई कैलकुलेशन नहीं किया, दैट इज इंट्यूटिव डिसीजन, जहाँ पे आपकी एथिकल वैल्यूज ने आपको हेल्प किया। थर्ड वन इज एक्सपीरियंस बेस्ड डिसीजन। इसमें मैनेजर अपने पास एक्सपीरियंसेस को इस्तेमाल करते हुए डिसीजन लेता है, क्योंकि जब आप एक काम काफ़ी अरसे से करते चले आते हो तो कुछ अरसे बाद सिचुएशंस आपके सामने, ये मसाइल आपके सामने रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। नए मसाइल के चांसेस या नए मसाइल आने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। तो उस वक्त आप अपने एक्सपीरियंस की बेस पर जो आपने माजी में मसाइल सॉल्व किए थे उनकी बेस पर आप आने वाले किसी मिलते जुलते मसले का भी हल निकाल लेते हो। उसे आप कहते हो एक्सपीरियंस बेस्ड डिसीजंस, और ये नॉर्मली एक्सपीरियंस डिसीजंस, एक्सपीरियंस मैनेजर से ये डिसीजंस ले सकते हैं। थर्ड वन इज अफेक्ट इंटिएटिव इनिशिएटिव डिसीजन। इसमें ये होता है कि कई बार आप डिसीजन लेते हुए किसी एक ऑप्शन या किसी एक ऑल्टरनेट के साथ आपकी कोई जज्बाती वाबस्तगी मौजूद थी, कोई मोहब्बत का अंसर मौजूद था, कोई पसंदीदगी का एलिमेंट मौजूद था, कोई कोई ऑप्शन आपका फेवरेट था, इसलिए आपने उसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं की और आपने कहा चलो भाई ये ले लेते हैं। आम जिंदगी में ये मामला इस तरह से होता है कि आप अगर लेट्स सपोज कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेने गए हैं, लेट्स सपोज घर के लिए आप ओवन खरीदने के लिए गए, तो अब वहाँ पर जाते हो और वहाँ पर जाके बहुत सारे ब्रांड्स मौजूद है। अचानक से फॉर एग्जांपल एक बंदा है जो कि डॉलिंस का ओवन जैसे देखता है, फौरन से वो कहता है हाँ भाई ये लेना है। क्यों लेना है? इससे पहले उसने कभी कोई डॉलिंस का ओवन नहीं खरीदा था, लेकिन चूंकि उसके बाकी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स डॉलिंस के हैं और वो डॉलिंस के लिए एक लॉयल कस्टमर है उनका, और वो उनकी ब्रांड्स को पसंद करता है, परफॉर्मेंस अच्छी लगती है, तो उसने कहा चलो अगर बाकी सब अच्छा है तो ये भी अच्छा होगा, क्योंकि अभी ये उसके दिल में इस ब्रांड के लिए नर्म गोशा मौजूद था, इसीलिए उसने ये फैसला ले लिया। अब यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं हुई, सिर्फ उसकी पसंदीदगी की वजह से उसने फैसला ले लिया, जिसे आप इंट्यूट या इफेक्ट या इनिशिएटेड डिसीजंस। Third one is fifth one is cognitive based decision. The managers make decision based on the skills, knowledge and training. कई बार decisions लेने के लिए मैनेजर को कैलकुलेशन पेपर पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, कोई एक्सेल शीट इस्तेमाल नहीं करते। वो अपनी उनको वो इतनी ट्रेंड होते हैं कि वो अपनी स्किल्स और नॉलेज के बेस पर फटाफट डिसीजन ले लेते हैं, उन्हें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती। दैट वाज द लास्ट टाइप वी डिस्कस इन द लास्ट क्लास। इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग के 5 कंपोनेंट्स से हमने ये देख लिया। अच्छा, अब आई बिलीव मीनवेल हमें माँ की क्लास में ज्वाइन कर लिया। क्लास में मैं चाहूँगा फिलहाल, ठीक 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 है। अच्छा बच्चों, ऐसा है कि क्लास का जैसे वो जो हमारे रूल्स है वो रूल सेम रहेंगे। वो ये थे कि मैं आपसे बहुत सारे सवाल पूछता रहूँगा क्लास को बार बार रोक रोक के। उसकी वजह सिर्फ ये है कि आप अटेंटिव रहें, और अगर कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं है तो वो सवाल या जवाब के प्रोसेस के दौरान वो चीज़ें क्लियर हो जाए। अब हम चीज़ों को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, और आज की क्लास की फर्स्ट लाइन, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स एंड डिसीजन। अब हम बात करेंगे कितनी तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं और कितने तरह के डिसीजंस होते हैं। अब टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम और डिसीजन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम की हम टाइप देखते हैं। एक होता है स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम। स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम या
ये क्या होता है, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स वो होते हैं कि जिसके अंदर गोल बहुत ज़्यादा क्लियर हो कि आपने करना क्या है। दूसरी बात, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम जो है थोड़ी फेमिलियर होती हैं, मीन्स वो पहले अकर हो चुकी होती हैं, पहले आ चुकी होती हैं, वो आपके लिए नई नहीं होती। और उसके बाद तीसरा कंपोनेंट स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम के अंदर ये होता है, इजीली एंड कंप्लीटली डिफाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉब्लम इज अवेलेबल एंड कंप्लीट, कि आप स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं और साथ ही साथ इसके हवाले से तमाम के तमाम इंफॉर्मेशन और अवेलेबल होती है। वो इन्फॉर्मेशन ना सिर्फ अवेलेबल होती है बल्कि अवेलेबल होने के साथ मुकम्मल भी होती है, मीन्स उसी में उसमें कोई शक शुबे या गुंजाइश की ज़रूरत बाकी नहीं होती। अच्छा, अब स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम के एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होगी, बिल फर्ज आपके सामने, पहले हम जनरल बात करते हैं फिर हम स्पेसिफिक लेके चलेंगे। बिल फर्ज आपके सामने कोई ऐसा मसला आता है कि जिस मसले को आने से पहले आपको पता है कि एक्चुअली आपका गोल क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप करना क्या चाहते हो। आप जो करना चाहते हो अगर वो बिल्कुल क्लियर है और ऐसा नहीं हो रहा तो इट मींस देयर इज अ प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। तो हमने प्रॉब्लम की डेफिनेशन देखी थी कि एक्चुअल हम जो चाह रहे हैं और एक्चुअल हम जो चाह रहे हैं, डिजायर्ड जो स्टेटस होता है हमारा और जो एक्चुअल हो रहा होता है, इन दोनों के दरमियान अगर डिफरेंस मौजूद है तो हम टेक्निकली कहेंगे कि प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। तो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम के केस में जो आपके गोल्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर होते हैं कि आपको करना क्या है, और ऐसा ना हो रहा तो मीन्स वो प्रॉब्लम है। और इस केस में इसको हम स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम कहेंगे अगर गोल क्लियर है तो। सेकेंड वन ये कि वो प्रॉब्लम आपके लिए नई ना हो, वो पहले आ चुकी हो, गुजरी भी हो, आपके लिए फेमिलियर हो, इससे पहले आपने उस प्रॉब्लम का सामना कर रखा हो। तीसरा और आखिरी स्टेप क्या होता है स्ट्रक्चर प्रॉब्लम के अंदर, वो ये कि उसको बहुत इजीली डिफाइन किया जा सकता है, प्रॉब्लम को एक्सप्लेन किया जा सकता है और इस प्रॉब्लम के हवाले से तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन आपके पास मुकम्मल होती है और मौजूद भी होती है। अच्छा, लास्ट क्लास के अंदर आपने, अच्छा बिल्कुल मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। एग्जांपल ये हूँ कि मेरा एक मोबाइल है जो अचानक से ख़राब हो गया। अच्छा, ख़राब कब हुआ? ख़राब हुआ आपकी क्लास से 1-2 दिन पहले। अच्छा, अब गोल क्या है मेरा कि मैं आप लोगों की क्लास ले लूँ, और आपको पता है क्लास के अंदर सेल फोन्स का इस्तेमाल होता है लिंक्स वगैरह भेजने के लिए और आप लोगों के क्वेश्चन या आपके क्यूरीज को रिजॉल्व करने के लिए। अब ऑब्जेक्टिव क्लियर था कि सेल फोन की ज़रूरत है ताकि क्लास प्रॉपर तरीके से शेड्यूल की जा सके और क्लास में कोई चेंजेस है तो वो आपको इन्फॉर्म किया जा सके। अब स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम की पहली जो शर्त थी वो पूरी हो गई कि गोल क्लियर है। गोल क्लियर क्या है कि मोबाइल ठीक हो जाना चाहिए, क्लास प्रॉपर तरीके से हो जाए। स्ट्रक्चर प्रॉब्लम की दूसरी शर्त ये है कि वो प्रॉब्लम आपके लिए फेमिलियर हो, आप इससे पहले भी इस प्रॉब्लम का सामना कर चुके हो। हाँ जी, प्रॉब्लम क्लियर है, फेमिलियर है, इससे पहले भी कई दफ़ा मोबाइल ख़राब हो चुके हैं। अच्छा, तीसरा और आखिरी शर्त क्या है किसी भी प्रॉब्लम की, स्ट्रक्चर प्रॉब्लम होने की, कि इसके हवाले से मुकम्मल तौर पे इंफॉर्मेशन आपको पता हो कि एक्चुअली मसला क्या है और ठीक कहाँ से होगा और ठीक होने में एटलीस्ट कितना टाइम लगेगा। अगर ये तमाम मालूमात मौजूद हैं तो तीसरी शर्त भी पूरी होती है और आपके प्रॉब्लम को आप स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम कहेंगे। अच्छा, अब मैं यहाँ पे रुक के आप लोगों को इन्वॉल्व करूँगा और मेरा सवाल है सबसे पहले मोहम्मद एहसनुल्लाह अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। जी। अच्छा मोहम्मद एहसनुल्लाह, आप मुझे ये बताइए कि आपके जहन में स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम की जो भी 3 शराइत बनती हैं उनमें से कोई एक शर्त बता दें। जो आपके गोल है वो क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अब इस बात को थोड़ा सा इलेबोरेट कीजिएगा, एक्सप्लेन कीजिएगा एग्जाम्पल के जरिए, आप जहन में जो भी एग्जाम्पल बनती हो। जैसे आपका कोई गोल है, आप कोई चीज हासिल करना चाहते हैं, वो जो गोल है वो आपको क्लियर और बिल्कुल सही होना चाहिए कि आप उसको हासिल करने के लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे किसी। ठीक है, थैंक यू एहसनुल्लाह। आपका माइक दोबारा म्यूट करते हैं। अब मुझे इब्राहिम खान का माइक अनम्यूट कीजिएगा। स्ट्रक्चर जी सर। आपसे मेरा सवाल ये है कि स्ट्रक्चर प्रॉब्लम की एक शर्त इन्होंने बताई है, एहसनुल्लाह ने बिल्कुल ठीक बताई है कि इसके अंदर आपके गोल्स बहुत क्लियर होते हैं कि आप चाह क्या रहे होते हैं। दूसरी शर्त क्या है सर जैसे सर दूसरी शर्त ये है कि सर हमें पता होता है कि ये प्रॉब्लम मतलब वो पहले भी आ चुकी है, तो हमें पता है कि हमें इसे कैसे निपटना है।
ठीक है, आपके साथ कभी ऐसा मामला हुआ है, कोई ऐसी प्रॉब्लम जो गुजर चुकी है और दोबारा दोबारा वापस आई हो? हाँ सर, मेरा पीसी अक्सर खराब हो जाता है, तो मुझे पता होता है कि उसकी रैम निकाल के साफ करके दोबारा अच्छा, लगानी होती है, तो ठीक, सेट हो जाते हैं। बेहतर। तो उसका मतलब ये कि आपकी जो अभी प्रॉब्लम बता रहे हैं वो स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम की कैटेगरी में फॉल करती है। जी थैंक यू सर। बच्चों, जी सर, थैंक मुझे यू। पता होता है। ठीक, थैंक यू इब्राहिम। ठीक है, अब मैं अरबाब, अरबाब आपका अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। यस सर। अच्छा अरबाब, इन्होंने दो, एहसनुल्लाह ने हमारी हेल्प की कि स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम की पहली जो शर्त है वो हमें एक्सप्लेन करती है, दूसरी शर्त हमें एक्सप्लेन कर दी गई है, तीसरी शर्त क्या होती सर इसमें तीसरी शर्त ये है कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है, स्ट्रक्चर प्रॉब्लम है, वो उसके बारे में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और है? ठीक है, चले, ठीक, ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा बस कोई ऐसी एग्जांपल दे सकते हैं कि जिंदगी में आपके कोई मसला आया हो जिसके बारे में आपको मुकम्मल तौर पे इंफॉर्मेशन हो? क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? मे बी कोई टेक्निकल इशू है। चले हम सालिया नकवी की तरफ जाते हैं। सालिया नकवी, अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। सालिया नकवी, सालिया नकवी अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। मे बी कोई टेक्निकल इशू है सालिया की तरफ। हम लेते हैं उमर फारूक को। उमर फारूक, अपना माइक अनम्यूट कीजिए। उमर फारूक, ठीक। सुंदस, सुंदस मिर्जा, अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। जी सर। अच्छा अरबाब, अभी करते हैं आपका माइक अनम्यूट। आप एक मिनट, जरा देख लो आपका नाम क्या है। बहन नाम बताइएगा अपना। सुंदर मिर्जा। ठीक है, सुंदर मिर्जा। बच्चे आपसे सवाल ये है कि स्ट्रक्चर प्रॉब्लम की तीन शराइत यहाँ बताई गई है और आपके क्लासमेट्स ने एक्सप्लेन भी किया है। आपके जहन में स्ट्रक्चर प्रॉब्लम की जो तीन शराइत है उसकी कोई एग्जांपल बनती है आपके जहन में? क्या आपने कभी सर एक्सपीरियंस जैसे, किया हो? सर एक्सपीरियंस तो नहीं किया, लेकिन जैसे लैपटॉप खराब हो जाए, या आभार। उनका, इब्राहिम का पीसी था, जी तो जी, अगर खराब हो जाए तो उसकी प्रॉब्लम पता है हमें, कि जैसे उन्हें पता थी कि रैम निकालेंगे तो साफ करेंगे तो ठीक हो जाएगी। ठीक है। तो ये कौन सी शर्त पूरी हो रही है उनकी इससे? लास्ट लास्ट वाली भी हाँ, लास्ट वाली। लास्ट वाली। और सर ये प्रॉब्लम वो पहले भी फेस कर चुके थे। तो पहली, दूसरी शर्त भी पूरी हो रही है और तीसरी शर्त भी पूरी हो गई है। जी। ठीक, थैंक यू सुंदर। ठीक है। अच्छा अरबाब, अब जरूरत पड़ेगी तो आपका माइक अनम्यूट करते हैं। फिलहाल हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब अगर स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम, देखो याद रखो, प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम, बीमारी होती है और हर बीमारी की एक दवाई होती है। और याद रखिएगा, हर प्रॉब्लम की या हर बीमारी की या हर डिजीज की एक अलग मेडिसिन। तो अगर प्रॉब्लम स्ट्रक्चर्ड है तो उसका डिसीजन भी प्रोग्राम्ड होगा। अब प्रोग्राम डिसीजन क्या होता है? प्रोग्राम डिसीजन सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम के लिए डिजाइन किया जाता है। अब ये प्रोग्राम डिसीजंस क्या चीज होती है? प्रोग्राम डिसीजन का मतलब होता है a repetitive decisions that can be handled by a routine approach। एक ऐसा डिसीजन जो के बार बार, रिपीटेटिव डिसीजंस, प्रोग्राम डिसीजन का मतलब होता है कि ऐसा डिसीजन जो कि आप रूटीन में लेते रहते हो। फॉर एग्जांपल, एक मसला जो कि बार बार अकर हो रहा है, बार बार आ रहा है, बिल्कुल आपके, आप ऑफिस में, और ऑफिस में आप जहाँ बैठते हो उसके पास एक एसी है जो कि बार बार पानी फेंकना शुरू कर देता है। दैट इज रिपीटेटिव प्रॉब्लम। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपने कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लिया होगा, एटलीस्ट अगर परमानेंट नहीं तो टेम्परेरी अपना सोल्यूशन जरूर निकाल लिया होगा। तो अब वो जो टेम्परेरी सोल्यूशन है उसे आप प्रोग्राम डिसीजन कहते हो कि भाई रूटीन का मसला है और रूटीन के मसले का ये रूटीन का हल, तो उसे हम प्रोग्राम डिसीजन कहते हैं कि रोजाना आने वाले मसले का ये है हल,
जो इस मसले को रिजॉल्व कर देता है। अच्छा, याद रखिएगा जो प्रोग्राम डिसीजंस होता है, प्रोग्राम डिसीजंस एक इजी टू यूज और कई बार उसमें आप एक्सपर्ट हो जाते हो डिसीजन को एग्जीक्यूट करने में, क्योंकि वो बार बार आपके सामने आता है और बार बार आपको उसको अप्लाई करने की जरूरत पड़ती है। तो दिस इज कॉल्ड प्रोग्राम डिसीजन। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि दिलफर्ज आप ठीक है, अच्छा दिलफर्ज ऐसा है कि आपने ठीक, आपने अपना आपने अपना ऑफिस कंस्ट्रक्ट करवाना है। ऑफिस कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए आपने एक साइट ली, आपने साइट विजिट की, आपने साइट ले ली, आपने उसकी पेमेंट कर दी और उसके बाद आपने एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवानी है। अब ऑफिस बंदा जिंदगी में बार बार नहीं बनाता, ऑफिस कभी कभी बनाया जाता है, या एक दफा या दो दफा या तीन दफा, मतलब वो रूटीन का काम नहीं है किसी भी बिजनेसमैन या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बैठे लोगों का रूटीन का काम नहीं होता, आप बिल्डर नहीं हो। तो अब आपने उस पूरे ऑफिस को कंस्ट्रक्ट करने में जिन भी मसाइल का सामना किया, वो सारे के सारे मसाइल आपके अनस्ट्रक्चर्ड थे, मीन्स वो आप उनसे फेमिलियर नहीं थे क्योंकि वो बार बार आपके सामने नहीं आए। तो अब इसको जो आप रेजोल्यूशन की तरफ लेके जाओगे तो आपको जो डिसीजन होगा वो भी प्रोग्राम्ड नहीं होगा, वो अनप्रोग्राम्ड होगा। प्रोग्राम का मतलब एक ऐसा डिसीजन जो कि रोज आप उसे प्रैक्टिस करते हो, एग्जीक्यूट करते हो और उसे इस्तेमाल करते हो। अब इस केस में जो भी मसाइल आएंगे, उन मसाइल को सॉल्व करने के लिए आप जो भी डिसीजंस लेते रहेंगे उसे आप प्रोग्राम नहीं बल्कि अनप्रोग्राम्ड डिसीजन की कैटेगरी के अंदर रेट करेंगे। आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोग्राम डिसीजंस। अब हम फिलहाल प्रोग्राम डिसीजंस के अंदर रहते हैं कि प्रोग्राम डिसीजंस के क्या क्या टाइप्स होती हैं। 3 टाइप्स बताई गई हैं, पॉलिसी, प्रोसीजर एंड रूल्स। इन तीनों का डिफरेंस अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, इनमें से एक सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है। पॉलिसी, पॉलिसी क्या होती है? अ जनरल गाइडलाइन, यहाँ पे एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, अ जनरल गाइडलाइन, याद रखिएगा, अ जनरल गाइडलाइन फॉर मेकिंग अ डिसीजन अबाउट अ स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम। पॉलिसी का मतलब होता है किसी भी स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, ऐसी प्रॉब्लम जो कि बार बार आती रही और आप फेमिलियर हो उससे, ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो जर्नल गाइडलाइन है डिसीजन मेकिंग के लिए, फैसला लेने के लिए, उसे आप पॉलिसी कहते हो। कई बार आप कहीं कंपनी में जाते हो या किसी जगह पे जाते हो तो वो कहते हैं भाई हमारी ये पॉलिसी नहीं है, तो मीन्स हमें जो जर्नल गाइडलाइन दी गई है कि ये चीज ऐसे 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 और इस तरीके से होगी, उस गाइडलाइन में इस चीज को मना किया गया, दैट्स व्हाई हम आपको एंटरटेन या फैसिलिटेट नहीं कर सकते। तो पॉलिसी एक जर्नल फॉर्म में होती है, उसमें एक गाइडलाइन दी जाती है, हिदायत दी जाती है कि इस प्रॉब्लम को, इस स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको डिसीजन लेते हुए इन इन अवामिल से या इन इन मराइल से गुजरना होगा, लेकिन ये जर्नल फॉर्म में होती है। प्रोसीजर क्या होता है? ये सेकंड पार्ट है। प्रोसीजर क्या होता है? अ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड स्टेप्स दैट अ मैनेजर कैन यूज टू रिस्पॉन्ड, अप्लाई अ पॉलिसी टू स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम। जब आप पॉलिसी की बात करते हो तो पॉलिसी होती है जर्नल फॉर्म में। अब इसको, जब उस पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने की बात आती है तो उसके लिए आपको प्रोसीजर की जरूरत होती है। प्रोसीजर उसी पॉलिसी का थोड़ा सा डिटेल फॉर्मेट होता है और वो स्टेप टू स्टेप बताया जाता है, पहले आप ऐसे करेंगे, फिर यूं करेंगे, फिर यूं करेंगे, फिर यूं करेंगे। और पॉलिसी की एग्जीक्यूशन के लिए ही प्रोसीजर को इस्तेमाल किया जाता है। अब एग्जाम्पल के साथ ये चीजें थोड़ी सी और क्लियर हो जाएंगी। रूल क्या होता है? रूल और माइक्रो लेवल का एलिमेंट है। एन एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट दैट लिमिट्स व्हाट अ मैनेजर और एम्प्लॉय कैन और कैन नॉट डू। एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि मैनेजर्स को ये बताए कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, डूज और डोंट्स को जो चीज डिक्लेयर करे उसे आप रूल कहते हैं। अब इन चीजों को और बेहतर तौर पर समझने के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जाम्पल अगली स्लाइड पे मौजूद है, पॉलिसी, प्रोसीजर एंड रूल्स की एग्जांपल। पॉलिसी क्या है? एक्सेप्ट, फॉर एग्जांपल आप बिजनेस ओरिएंटेड होकर सोचते हैं, एक्सेप्ट ऑल कस्टमर्स रिटर्न मर्चेंडाइज। ये हमारी पॉलिसी है कि हम, हमारे पास जब भी कोई हमारा कस्टमर कोई मर्चेंडाइज या इन्वेंट्री या हमारा माल वापस करने आता है तो हम वो सारे के सारे कस्टमर से वो माल मर्चेंडाइज एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये हमारी पॉलिसी के अंदर मौजूद है। अब इसका प्रोसीजर क्या होगा? फॉलो ऑल स्टेप फॉर कंप्लीटिंग मर्चेंडाइज रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन। अब मर्चेंडाइज रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन के जो भी स्टेप्स हैं आपको वो सारे के सारे स्टेप्स को फॉलो करना है। कोई रिटर्न फाइल है वो फिल करवानी है, कोई फॉर्म है वो फिल करवाना है। उस फॉर्म के अंदर आप उनसे ये भी पूछते हैं कि आप रिटर्न क्यों करवा रहे हैं,
क्या ऐसा तो नहीं है कि आप उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं है, तो या उनसे फीडबैक लेना होता है, ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपका बिका हुआ माल वापस तो आ गया, अब उसका कुछ कर नहीं सकते, आपका रेवेन्यू नीचे गिर चुका है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। तो अब वही कस्टमर जो आपकी सर्विस से या आपकी प्रोडक्ट से नाराज़ है, उस नाराज कस्टमर से आप वो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, वो फीडबैक ले सकते हैं, कि जिस पर काम करके आप मजीद आने वाले कस्टमर्स में से कोई भी कस्टमर ऐसा ना हो जो दोबारा आपके पास मर्चेंडाइज वापस करवा के आए। इस बात को आप यकीनी बना सकते हैं। अच्छा, तो ये वो जो डॉक्यूमेंट है वो आप फिल करवाएंगे, प्रोसीजर आपको ये कहता है। अच्छा, पॉलिसी ने कहा कि आप मर्चेंट इन्वेंटरी वापस ले लें, और प्रोसीजर ये कहता है कि आप उससे सारे के सारे फॉर्म्स फिल करवाएं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो फिल करवाएं। वही बात जो पॉलिसी ने की थी कि आप मर्चेंट इन्वेंटरी वापस ले लें, वही बात प्रोसीजर भी कर रहा है। लेकिन प्रोसीजर क्या कह रहा है, ले लो बट इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए। अब रूल्स की बात क्या है, अच्छा यही बात रूल क्या कहेगा। रूल में इसमें ये पॉइंट नंबर लास्ट वाला पॉइंट है, ये थोड़ा सा ज्यादा रेलेवेंट रहेगा इस एग्जांपल से। नो क्रेडिट परचेज आर रिफंडेड फॉर कैश, कि इन केस कोई बंदा ऐसा आता है, कस्टमर ऐसा आता है जिसने क्रेडिट परचेज की थी हमसे, और वो आकर हमें वो मर्चेंट इन्वेंटरी वापस करवाता है, तो रू पॉलिसी कहती है कि ऐसे उससे वो मर्चेंट इन्वेंटरी रिटर्न करवाने आया उसे वापस कर लो। साथ ही साथ प्रोसीजर ये कहता है वो स्टेप्स फॉलो करो। हमने कहा जी हम डॉक्यूमेंट्स फिल करवा देंगे। और आखिर रूल क्या कह रहा है, रूल ये कहता है कि किसी ने क्रेडिट परचेज की है तो उसको रिफंड कभी भी कैश में आपने नहीं देना। अब क्रेडिट परचेज का मतलब, अब ऑब्वियसली यू आर कमिंग फ्रॉम फाइनेंस बैकग्राउंड, तो आपको बहुत क्लियरली पता होगा, जब उधार पर माल खरीदा या बेचा जाता है तो उसे आप क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहते हो, क्रेडिट। तो अगर कोई कस्टमर ऐसा जिसने उधार पर आपसे माल खरीदा था और आपने अपने पास रिसीवेबल की एंट्री बनाई थी, तो इस केस में जब आप रिटर्न करोगे, रिटर्न करते हुए भी कभी भी आप कैश उसके हवाले नहीं करोगे, बल्कि आप कहोगे जब आप ये हमसे इन्वेंट्री लेकर गए थे तो आपने हमें पैसे नहीं दिए थे, तो आप वापस करवाने आओ तो हम भी उसके बदले में आपको पैसे नहीं दे सकते। अगर आपने कैश पे खरीदा होता, खरीदते हुए हमें पैसे दिए होते, तो वापसी की सूरत में हम आपको उसके बदले में आपके दिए हुए पैसे वापस कर देते। अच्छा, इसके बाद एक और रूल है, वो भी देख लें। और ये नॉर्मली जो रिटेल इंडस्ट्री है उसमें ये फॉलो किया जाता है कि मैनेजर्स मस्ट अप्रूव ऑल रिफंड ओवर $50। एक सर्टेन अमाउंट डिक्लेयर कर दी जाती है और कहा जाता है कि इससे ज्यादा की अमाउंट का रिफंड आता है तो मैनेजर खुद अप्रूव करेगा, तो हम रिफंड की तरफ जाएंगे। अब ये हम पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं जा रहे, बस मैनेजर की इन्वॉल्वमेंट लेना चाह रहे हैं। क्यों इन्वॉल्वमेंट लेना चाह रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज होती हैं और उन एक्टिविटीज को रोकने के लिए हम लोग मैनेजर्स की इन्वॉल्वमेंट करते हैं, बिकॉज मैनेजर थोड़ा एक्सपीरियंस होता है और वो एक नॉन मैनेजरियल स्टाफ के मुकाबले में ज़्यादा एक्सपोजर रखता है, तो इसीलिए उसको इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपने एक्सपीरियंस की बेस पर उस केस को एनालाइज करे, और इफ़ देयर इज समथिंग रॉन्ग तो वो उस ट्रांजैक्शन को कंटिन्यू ना करे और वहाँ पर एक्सक्यूज कर ले, मना कर दे। अच्छा, ये $50 की बात क्यों की गई है, क्योंकि याद रखो जब ये बड़ी अमाउंट्स की ट्रांजैक्शन होती है तो कंपनी को अपना रेवेन्यू कम कर, क्योंकि याद रखो जब भी रिफंड होगा आपका रेवेन्यू कम होगा, तो कंपनी कभी भी ये नहीं चाहती कि रेवेन्यू स्ट्रेट कम हो जाए। हाँ, कोई वैलिड केस हो तो वो मना भी नहीं करती, लेकिन वो वैलिडिटी को चेक करने के लिए मैनेजर को इन्वॉल्व किया गया है। और साथ ही साथ एक एक अच्छा, आप आजकल जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर एक डिपार्टमेंट होता है, उसको हम कहते हैं LP। LP स्टैंड्स फॉर लॉस प्रिवेंशन। लॉस प्रिवेंशन डिपार्टमेंट के काम करने का तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। इनका काम सिर्फ ये होता है कि हर तरह का फ्रॉड है वो पकड़ें, हर तरह का लॉस है उसे आइडेंटिफाई करें वक्त आने से पहले, और प्रिवेंट करें कि वो लॉस कंपनी को सामना ना करना पड़े। और लॉस प्रिवेंशन डिपार्टमेंट में से जो उनके काम में से एक काम है वो ये है कि वो रिफंड ट्रांजैक्शंस को बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं और चेक करते हैं कि ये वैलिड रिफंड था या पे नहीं। ऐसा तो नहीं है कि किसी ने कोई फ्रॉड किया या रूल्स के साथ खेला और खेल कर वो पैसे हमसे लेकर चला गया। तो ये चीज़ वैलिडेट करना लॉस प्रिवेंशन डिपार्टमेंट का काम होता है। अच्छा, लॉस प्रिवेंशन डिपार्टमेंट के लिए एक बात और करते हैं, फिर हम अगली साइड की तरफ चलेंगे। लॉस प्रिवेंशन डिपार्टमेंट की नेचर ऑफ जॉब इतनी मुख्तलिफ होती है कि जब पूरी कंपनी में हर डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट कंपनी की अच्छी परफॉर्मेंस पर खुशी मना रहा होता है कि हाँ जी कंपनी हैज अचीव्ड इट्स गोल्स, तो उस वक्त लॉस प्रिवेंशन डिपार्टमेंट ज्यादा मेहनत करता है
और काम कर रहा होता है और वो परेशान होता है, बिकॉज जब चीज़ें बिल्कुल सही चल रही होती हैं लॉस प्रिवेंशन डिपार्टमेंट अपना काम और बारीकी से करता है, बिकॉज उन्हें लगता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विच वी आर मिसिंग, और उसको क्रॉस चेक करने की वो कोशिश करते हैं, क्योंकि इनका काम सिर्फ और सिर्फ ये होता है इस बात को इंश्योर कर रहे कि कंपनी को कोई लॉस बेयर ना करना पड़े, और रिफंड के ट्रांजैक्शन इज वन ऑफ द सोर्सेज टू बेयर लॉस। अच्छा, अब मैं यहाँ पे रोकता हूँ, मैं आपके कुछ इन्वॉल्वमेंट चाहूंगा और मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। सवाल के लिए अलीशा नदीम, अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। अलीशा नदीम, अपना माइक अनम्यूट करें। चले, रिजवान क्वेश्चन पूछिएगा। जी सर ये रिजवान। जो आपने बताया कि जो क्रेडिट के ऊपर अपन सेल करेंगे तो उसमें अगर माल रिटर्न होगा तो उसके बदले हम लोग कैश उसको नहीं देंगे ना, मतलब तो जी जाहिर सी बात है एक बंदे ने उधार पे माल लिया है तो जी अब वो वापस एग्जैक्टली कराएगा तो उधार में कैश तो देंगे ही नहीं। एग्जैक्टली। तो इसका फिर ये क्या बना ये? तो इसका मतलब ये कि अगर कोई वहाँ पे सेल्स पर्सन मौजूद है और अगर सेल्स पर्सन से कोई गलती होती है और वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन के बदले में कैश आपके हाथ में थमा देता है तो वो भी गलत है, और ये रूल ये बताता है कि इस तरह की गलती को अवॉइड करने के लिए आप एक दफ़ा उसको क्रॉस चेक कर लें। और बेटा रूल्स इसके अलावा और भी हैं, जैसे कि कुछ ट्रांजैक्शन, एक और जो रिटेल इंडस्ट्री के अंदर ये भी कहा जाता है कि अगर बिलफर्ज आपने कार्ड के थ्रू पेमेंट की है तो आप जब रिफंड करने आओगे तो पैसे भी आपके कार्ड के थ्रू ही रिफंड होंगे, आपको कैश फॉर्म में पैसा नहीं दिया जाएगा। ये भी वन ऑफ द रूल्स है जो फॉलो किया जाता है रिटेल इंडस्ट्री के अंदर। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, माइक आपका अनम्यूट कर दूँ ताकि वो डिस्ट्रैक्शन जो है वो रुक जाए। ठीक ठीक है, रिफत मैं आपका सवाल लेता हूँ, आप बस 1 मिनट इंतजार कीजिएगा। अच्छा, कई बार ऐसा होता है, अब मैं बताता हूँ फ्रॉड किस किस तरह से होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कस्टमर हूँ और मैंने अभी रूल बताया कि अगर कोई बंदा कार्ड के थ्रू आपसे परचेज करने आता है तो आप जब रिफंड करोगे तो रिफंड भी कार्ड के थ्रू करोगे, आप उसको कैश हाथ में जमा नहीं पकड़ा दोगे। फॉर एग्जाम्पल एक साहब मेरे पास है, मैं एक कस्टमर हूँ और मैं ढूंढता रहा, मुझे कोई एटीएम नहीं मिला और प्रॉब्लम हो रही थी मुझे एटीएम की, और चूंकि मेरी ट्रांजैक्शन अब 50,000 थी तो मैंने क्या किया, और मुझे पता है मैं एटीएम रिंग करूंगा मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा, मैं क्या किया, मैं फौरन से गया एक शॉप में घुस गया और मैंने वहां पर कोई 60,000 रुपए की शॉपिंग कर ली। शॉपिंग मुझे करनी नहीं थी, मैंने 60,000 की शॉपिंग की और जब पेमेंट की बारी है तो मैंने अपना कार्ड वहां पर लिया। जैसे ही मैंने कार्ड दिया ट्रांजैक्शन रियलाइज हो गई, तो फिर उसके बाद मैं बाहर निकला और दूसरी विंडो से दोबारा एंटर हुआ और मैंने कहा भाई ये सारा माल मुझे वापस करना है, मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि उनकी पॉलिसी के अंदर था कि कस्टमर जब रिफंड करवाने आए तो आप मना नहीं करोगे अगर वो वैलिड ट्रांजैक्शन है। तो उन्होंने देखा हाँ ये ट्रांजैक्शन अभी थोड़ी देर पहले, वो सवाल जो आप करेंगे और उसके बाद वो सारा का सारा इन्वेंट्री वो मुझसे ले लेंगे। और अब जब रिफंड करने की बारी आई तो अब मैंने कहा भाई आप मुझे कैश में दे दें, इस कार्ड में ना दे लें, मेरे कैश में हवाले कर। तो उन्होंने वही पैसे मेरे हवाले में कैश में दे दिए। अब उस सूरत में हुआ क्या कि मैंने चालाकी की, वो जो मेरे पास 0.05% टैक्स कटना था वो मैं टैक्स बचा लिया और पैसे अपने हाथ में निकाली अपने बैंक से। तो यहाँ पे ये इसलिए वन ऑफ द केसेस जो लोग करते हैं बहुत रेयर केसेस के अंदर, तो इसलिए कहा जाता है कि जो मोड ऑफ ट्रांजैक्शन होगी रिफंड के लिए भी वही मोड ऑफ ट्रांजैक्शन इस्तेमाल की जाएगी। अगर कार्ड इस्तेमाल हुआ है तो रिफंड के लिए भी कार्ड दिया जाए नॉर्मल केसेस में, और अगर कैश इस्तेमाल हुआ तो रिफंड के लिए भी कैश ही यूज होना चाहिए। ठीक। अच्छा, वन ऑफ द केसेस फ्रॉड के लिए क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि बिलफर्ज मैं अगर अपनी इंडस्ट्री की बात करूं तो हमारे यहाँ एसेसरीज हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं और इसमें बहुत ज़्यादा फ्रॉडलेंट एक्टिविटी देखी जाती है। वो कैसे कि एसेसरी जो होती है वो नॉन सीरियलाइज आइटम होता है, मीन उस पर सीरियल नहीं लगा होता। आपकी जो डिवाइसेज होती हैं सेलफोन्स होते हैं उस पर भी IBAN नंबर्स होते हैं, आपके जो सिम कार्ड्स हैं उस पर भी सीरियल लगा होता है। और अब मैं एक कस्टमर, मैं एक एम्प्लॉय हूँ, सेल्समैन हूँ और मैं बेईमान हूँ, मैं बेईमानी करता हूँ। मैंने क्या किया, मेरे घर पे एक हैंड्स फ्री पड़ी हुई थी, मैं इस्तेमाल करता रहा वो अचानक से खराब हो गई। अब मैंने क्या किया, हमारे बिलफर्स हमारे स्टोर में ये रूल है कि कोई बंदा एसेसरी वापस करवाने आए तो एक्सचेंज करवाने आए तो बड़े आराम से उसे एक्सचेंज कर सकते हो, या फिर अगर रिफंड करवाना चाहे तो रिफंड करवा दो। मैंने क्या किया, मैंने अपने घर से हैंड्स फ्री उठाई और उठाकर कहा कि भाई ये वो हैंड फ्री थी जो मैंने आपसे खरीदी थी, अब मैं रिफंड करवाने आया। उसने क्या किया, वो खराब रिफंड इन्वेंट्री जो है वो रखवाई, अपनी जेब से निकाल के रखी और नई वाली इन्वेंट्री उठाकर
अपनी जेब में डाल दी और साथ एक ट्रांजैक्शन डाल दी कि भाई ये एक इन्वेंट्री थी पुरानी, एक इनवॉइस पड़ी थी और वो आया बंदा और उसने एक्सचेंज करवा दी। तो ये रूल्स सिर्फ इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी ना हो, इसलिए फिर एक अलग डिपार्टमेंट भी लॉस प्रिवेंशन के नाम से बनाया जाता है, तो इस तरह की एक्टिविटीज को रोल सके। अच्छा रिफत, आपका सवाल था, आप माइक अनम्यूट कीजिए, अपना क्वेश्चन ले लें। सर मेरा क्वेश्चन था कि प्रोग्राम डेटा की टाइप्स को एक बार शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दें अगेन, और जो रूल्स में जो मैनेजर वाली एग्जांपल है उसको भी थोड़ा सा डिफाइन कर दें, $50 वाली। $50, ठीक ठीक है बच्चों, चलो मैं ले लेता हूँ। ओके सर। चल अच्छा बेटा, ये $50 वाला जो केस है, इस तरह का मिलता जुलता हुआ केस आपको पाकिस्तान में भी देखने को मिलेगा। जैसे अगर आप इम्तियाज जाएं या चेजअप जाएं या किसी भी यूटिलिटी स्टोर्स पे जाएं, तो वहां पर आप देखते हैं कि अगर इनवॉइस बनते हुए ड्यूरिंग द इनवॉइस को गलती हो जाती है, आपने एक चीज दी और उसने वो पंच कर दी, उसने वो जो बार कोड स्कैनर था उसके सामने से गुजार दी और वो आपके इनवॉइस पे चढ़ गई, आपके इनवॉइस का हिस्सा बन गई। अब अचानक आप कहते हो नहीं 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 ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, इसको हटा दे हटा दे हटा दे, वो आपको मना नहीं करेगा, वो उसको हटाने के लिए या वो इनवॉइस को रिमूव करने के लिए पीछे से अपने मैनेजर को कॉल करेगा या इशारा करेगा, वो आएगा और उसके हाथ में एक कार्ड होता है, वो कार्ड शो करेगा उस बारकोड स्कैनर पे और उसके बाद उसका वो जो ऑप्शन है उस आइटम को हटाने का वो अनलॉक हो जाएगा और वो फिर हटा पाएगा। ये प्रोसेस कंट्रोल्स क्यों दिए गए, सेल्स पर्सन के हाथ से क्यों लिया गया, मैनेजर्स के हाथ में इसलिए दिया गया ताकि मैनेजर्स वैलिडेट कर सके कि एक्चुअली ये जो मसला है ये एक्चुअल है भी या फिर नहीं, या फिर इसमें कोई फ्रॉड करने की कोशिश तो नहीं की गई, या फिर ऐसा तो नहीं है कि गलत इनवॉइस बना के उसे रिफंड करवा के अपनी खराब जो इन्वेंट्री है उसे ठीक इन्वेंट्री के साथ रिप्लेस करवाने की कोशिश तो नहीं की गई है। इस तरह के बहुत सारे फ्रॉड्स देखने को मिलते हैं, इसीलिए उसको कंट्रोल करने के लिए मैनेजर की इन्वॉल्वमेंट रखी जाती है कि मैनेजर आए और मैनेजर इस तरह की ट्रांजैक्शन को जो कि ज्यादा बड़ी अमाउंट की हो, जहाँ पे देखो ओवर $50 की बात की गई है, ओवर $50 एक बड़ी अमाउंट बनती है अगर पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट की जाए तो इतनी बड़ी अमाउंट होगी तो मैनेजर इन्वॉल्व होगा। अदरवाइज आप एक जो हमारे पास नॉन मैनेजरियल स्टाफ है वो भी इस ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ प्रिकॉशन इसलिए लिया जा रहा है ताकि लॉस है, अगर कोई एक्सपेक्टेड लॉस है तो उसको सिक्योर किया जा सके। अच्छा अब मेरा सवाल है मोहम्मद इंशाल अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। यस सर। कैसे बच्चे? ठीक है, आप सुनाए सर? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इंशाल आपसे सवाल मेरा ये है कि पॉलिसी प्रोसीजर और रूल्स क्लियर हो गया आपको? यस सर। चलो अब मुझे बताओ आपके अंडरस्टैंडिंग में पॉलिसी और प्रोसीजर में मेजर डिफरेंस क्या होगा? सर पॉलिसी ये है कि वो एक जनरल गाइडलाइन से बना दी गई है, ठीक है मतलब कोई भी डिसीजन के लिए उसको उन गाइडलाइंस को उसे बना दिया गया, पर प्रोसीजर में ये कि उन गाइडलाइंस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया जाए। ठीक है, कोई एग्जांपल देंगे थोड़ा क्लियर करके, तो जो आपने कभी जिंदगी में ऐसी एग्जांपल देखी हो जिसको आप सर प्रोसीजर जैसे या जी अगर हम बैंक में जाएं कोई अकाउंट ओपनिंग करवाने, तो हर बैंक की एक पॉलिसी होती है अकाउंट्स ओपनिंग की। ठीक है तो उसकी पॉलिसी है, कोई भी अकाउंट ओपन कोई भी जाएगा तो उसको जो अकाउंट की जो पॉलिसी बना दी गई है अकाउंट ओपनिंग के, वो उसकी पॉलिसी है, पर जब वो उस पॉलिसी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो जाएगा तो वो एक प्रोसीजर कहलाएगा। ठीक ठीक है ठीक है, थैंक यू। अच्छा अब मेरा सवाल है सुफियान खान माइक अनम्यूट कीजिएगा। सुफियान खान क्या आप हमारे साथ हैं? नहीं, ये कुछ प्रॉब्लम है उनके साथ। आलिशा नदीम, लेकिन सुफियान खान ठीक है। सुफियान खान बच्चे आपसे सवाल मेरा ये है कि पॉलिसी और प्रोसीजर में क्या डिफरेंस होता है, आपके जहन में क्या अंडरस्टैंडिंग बनी है? हेलो, मे भी सुफियान की तरफ कोई इशू है। रेफत अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा।
रिफत जी, बच्चे, आपसे मेरा वही सवाल है कि पॉलिसी और प्रोसीजर में क्या डिफरेंस होता है, आपके जहन में क्या अंडरस्टैंडिंग बनी है? आपका एक सवाल भी था बीच में। जी सर, पॉलिसी ये है कि आप इसमें डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, कि डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड आपकी एक फैमिली और पॉलिसी होनी चाहिए जिसमें आपके लिए गाइडलाइंस होनी चाहिए।